अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट चेंज फोर एंड आफ्टर, वेयर ऑन अर्थ आर वी गोइंग। इधर फोर का मतलब है पास्ट और आफ्टर का मतलब है फ्यूचर, कि पास्ट में क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ और उसके अलावा फ्यूचर में किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, तो वो सारा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने हेडिंग्स के साथ लिखा है ताकि आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाए और याद करने में भी आसानी हो। Historical climate change, Holocene stability, and recent discoveries, human induced climate change, effects of abrupt climate change, impacts of rise in sea level, deforestation and insect ecology, और कंक्लूजन के अंदर हमें सारा पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया और क्या फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज होगा, किस तरह से हो सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल क्लाइमेट चेंज, इसमें हम देखते हैं कि पास्ट में क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ। तो हमें एंशंट सोर्सेज से हमें पता चलता है, एविडेंस फ्रॉम वेरियस एंशंट सोर्सेज, मतलब ये कि इन सिंपल वर्ड्स क्लाइमेट साइंटिस्ट किस तरह से पास्ट क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। हमें पता है कि एंशंट रिकॉर्ड्स जैसे कि आइस कोर्स, ट्री रिंग्स, इन सब के थ्रू वो क्या करते हैं, वो पास्ट क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे हमने क्लाइमेट मॉडल्स के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ उस तरह से जो पास्ट क्लाइमेट को स्टडी किया जाता है। तो क्या है कि उनसे उससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ के क्लाइमेट में जैसे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक ये कि बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आया, ठीक है, तेज़ी से चेंज आया। और दूसरी चीज़ ये कि प्रोफाउंड शिफ्ट्स रिपीटेडली ओवर द पास्ट हाफ मिलियन ईयर्स। इसका मतलब ये है कि साइकिल्स ऑफ वार्मिंग एंड कूलिंग हुए, ठीक है, शिफ्ट्स हुए, यानी कि साइकिल ऑफ वार्मिंग एंड कूलिंग हुए ओवर द पास्ट हाफ मिलियन ईयर्स। अच्छा, यहाँ पर ये रैपिड वाली बात कि हम देखते हैं कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, ये ग्रेजुअली होता है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि रैपिड हुआ। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनकी कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, इनका आपस में कोरिलेशन है। मतलब ये कि अगर कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये अगर कम होती हैं तो टेम्परेचर भी कम होता है। तो ये जो साइमल्टेनियस चेंज है, इसको कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और इससे पता चलता है कि जो गैसेस हैं इनका क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने पे बहुत ज़्यादा रोल होता है, इनकी वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अब हम ओशन करंट्स की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ओशन करंट्स का जो फ़ायदा है वो क्या होता है। ओशन करंट्स अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हीट और मॉइस्चर को अराउंड द ग्लोब मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ओशन करंट्स के अंदर कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी क्लाइमेट पे चेंज आएगा। तो अगर इनके फ्लो पैटर्न में चेंज आता है स्पेशली इन नॉर्थ अटलांटिक, तो उसका जो है वो टेम्परेचर पे अफेक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न हेमिसफेयर पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर क्या होते हैं, ये वो रीजन्स हैं जो लार्ज वाटर बॉडी से दूर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म है हाइड्रोलॉजिक बैलेंसेस। हाइड्रोलॉजिक बैलेंसेस यानी वाटर इनपुट और आउटपुट, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में वाटर इनपुट और आउटपुट का जो इक्विलिब्रियम है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिक बैलेंसेस। अच्छा, तो अब ये जो हाइड्रोलॉजिक बैलेंस है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में क्या होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, इधर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ख़ास तौर पे जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोलॉजिक बैलेंस में चेंज आता है तो वहाँ पर सीवियर ड्राउट वगैरह हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो लार्ज वाटर बॉडी से दूर होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं प्रेसिपिटेशन पे। तो अगर प्रेसिपिटेशन पैटर्न पे ज़रा सा भी चेंज आता है तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या कहते हैं, कहत वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है होलोसीन स्टेबिलिटी एंड रीसेंट डिस्कवरी। होलोसीन क्या है, होलोसीन एक टाइम पीरियड है, ठीक है, 11,700 ईयर्स पहले से लेकर अब तक का, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है ये होलोसीन है। तो क्या कहते हैं, होलोसीन स्टेबिलिटी एंड रीसेंट डिस्कवरीज। अच्छा, ये समझा जाता था कि जो होलोसीन का क्लाइमेट है ये रिलेटिवली स्टेबल है, यानी कि इससे पहले जो टाइम पीरियड था उससे ये स्टेबल है, ठीक है। और फिर ये भी समझा गया कि ये जो स्टेबिलिटी है इट इज़ अ फैक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इस पीरियड के दौरान ह्यूमन सोसाइटीज़ की प्रॉस्पेरिटी में भी इसका रोल है।
इसकी सिंपल मैं एग्जांपल ये दूंगी कि जैसे अगर ये स्टेबल है तो इट मीन्स के टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। तो जब इस तरह का टेम्परेचर रहेगा तो इट मीन्स क्लाइमेट भी प्रिडिक्टेड होगा। जब क्लाइमेट भी प्रिडिक्टेड होगा तो उसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर जो है वो मतलब कि कर सकते हैं, रिलायबल एग्रीकल्चर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन है उनको फ़ायदा होता है, और भी दूसरी चीज़ों में फ़ायदा होता है, यानी कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड किसी किस्म का चेंज नहीं आता, तो सही रहता है। लेकिन जो ऑन गोइंग रिसर्च है, जो अब रिसर्च हो रही है, वो चैलेंज करती है इस आइडिया को कि होलोसीन क्लाइमेट जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ऑन गोइंग रिसर्च से पता चलता है कि होलोसीन क्लाइमेट स्टेबल नहीं है। तो और उसके अलावा रिसेंट जो फाइंडिंग्स हैं, जो अभी हमें चीज़ें पता चली, उनसे ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट सिस्टम इंटरकनेक्टेड भी है, यानी कि पहले इतना इंटरकनेक्टेड नहीं समझा जाता था, बट अब ये पता चलता है कि क्लाइमेट सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है कि अगर किसी एक रीजन के अंदर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से दूसरे रीजन पे भी अफेक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी क्लाइमेट फ्लक्चुएशन होती है, थोड़ी सी भी कोई क्लाइमेट फ्लक्चुएशन होती है, तो उसका जो है वो उसके वाइड स्प्रेड कंसिक्वेंसेज होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये भी पता चलता है कि रिसेंट स्टडी से ये भी पता चलता है कि मैनी हिस्टोरिकल क्लाइमेट चेंजेस अकर्ड एब्रप्टली विद इन डेकेड्स और इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम के। जैसे हमने कहा कि ये एक मतलब जैसे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इसको होने में। तो हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से हुआ है, रिसेंट स्टडी से हमें पता चलता है कि पास्ट में जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत तेज़ी से हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारी ये जो एजम्पशन थी कि क्लाइमेट वेरिएशंस जो है वो ग्रेजुअल होती हैं और प्रिडिक्टेबल होती हैं, ये भी हमारी एजम्पशन जो है वो गलत साबित होगी, जो पहले ये सोचा जाता था कि ये क्लाइमेट चेंज ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है। अच्छा, उसके अलावा कि होलोसीन में भी अब्रप्ट क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और लेकिन जो है ये जो इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड था, यानी प्लिस्टोसीन, जो हम जब हम पास्ट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो वो हम प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उससे जो है वो थोड़ा कम अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज हुआ होलोसीन में। अच्छा, उसके अलावा ये हमें पता चलता है कि अर्थ का क्लाइमेट जो है वो इट इज़ मोर डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल दैन प्रीवियसली थॉट, यानी पहले तो ये समझा जाता था कि ये ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल है, बट अब ये समझा जाता है कि इट इज़ मोर डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट आता है ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज। अब ये जो पेलियो क्लाइमेट डाटा है, इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल फोर्सिंग, यानी कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो जो है अर्थ के क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सिंग है दो तरह की हो सकती हैं, एक हो सकती है नेचुरल और दूसरी हो सकती हैं मैन मेड। नेचुरल में वोल्केनिक करप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर हम मैन मेड की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम सिंपली बात करते हैं तो वो आ जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर ये इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है इस तरह से अगर मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर इस तरह से जारी रहें, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन हाउस गैसेज ऐसे ही बढ़ती रहें, तो उसकी वजह से क्या है कि अर्थ के क्लाइमेट में अब्रप्ट और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, अगर ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये परसिस्ट करती हैं, मतलब रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मेजर वेरिएशंस इन रीजनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न, यानी कि क्या है कि रेनफॉल पैटर्न्स के अंदर रीजनल चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि कुछ एरियाज़ के अंदर अचानक से रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ एरियाज़ के अंदर अचानक से ज़्यादा रेनफॉल होने लग जाएगी, कुछ एरियाज़ के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसके अलावा रहता है अब्रप्ट शिफ्ट्स इन एवरेज रीजनल टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, इसमें भी यही कि कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ पर अचानक से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ के अंदर इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा या कुछ के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा रहता है सडन इंक्रीज इन मीथेन एडिशन टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम मेरीन सेडिमेंट्री सोर्सेज। यहाँ पर क्लैथरेट की बात की हुई है। ये क्या है, ये आइस लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसने अपने अंदर मीथेन को ट्रैप किया होता है। ठीक है, तो जब ओशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से जो क्लैथरेट है ये डीस्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मीथेन है ये रिलीज़ हो जाती है। तो जब ये रिलीज़ होती है तो हमें पता है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और तो ये क्या है, ये फिर जाहिर सी बात है ये मज़ीद ग्लोबल वार्मिंग करती है। नेक्स्ट आता है रैपिड चेंजेस इन द सरफेस एंड डीप सर्कुलेशन ऑफ द ओशन, कि क्या है कि इसकी वजह से जो क्या कहते हैं ओशन के सरफेस और जो सर्कुलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो जो हिस्टोरिकल क्लाइमेट रिकॉर्ड है इससे हमें एक वार्निंग मिलती है कि जो अब्रप्ट क्लाइमेट चेंजेस हैं ये पॉसिबल हैं और इनके आगे ह्यूमन सोसाइटीज़ और इकोसिस्टम पे जो है बहुत ज़्यादा बुरे असरात हो सकते हैं।
इफेक्ट्स ऑफ एब्रप्ट क्लाइमेट चेंज, अब हम इनके इफेक्ट्स देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो एब्रप्ट क्लाइमेट चेंजेस जैसे कि शिफ्टिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वगैरह, इनके जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोशल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट्स हम कह सकते हैं हो सकते हैं। और उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये इसको और ज़्यादा मतलब कि बुरा कर रही हैं, ठीक है। देयर vulnerability to climate shifts by depleting water resources and restricting migration patterns। अब ये दो चीज़ें करके किस तरह से इस मसले को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो आगे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका में क्या है कि वहाँ पर जब ड्राई कंडीशंस होती थी तो वहाँ से जो पॉपुलेशंस हैं वो क्या करती थी, माइग्रेट कर जाती थी। बट अब वहाँ पर क्या है कि बॉर्डर्स जो हैं वो उनको माइग्रेट नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अब एक तो ये कि उनको मजबूरन वहाँ पर रहना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी ड्रायर कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर पहले ही पानी की कमी है तो वो और ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है इन नॉर्दर्न टेक्सास ग्राउंड वाटर डिप्लेशन विल सून एलिमिनेट अ बफर अगेंस्ट ड्राई स्पेल्स, कि क्या है कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन की जा रही है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि जब ड्राई स्पेल्स आएंगे तो उस टाइम पे क्या है कि पानी तब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा इन गुजरात इंडिया अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द मूनसून। पहले तो हम ये देखते हैं कि मूनसून पे क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात इंडिया में जो है पॉपुलेशन अब वो मूनसून पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो मूनसून पे डिपेंड करते हैं तो इट मीन्स ज़रा सा भी अगर रेनफॉल पैटर्न्स के अंदर चेंज आएगा तो उसकी वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसका। तो इससे हमें ये पता चलता है, इस सारे पॉइंट के अंदर हमें पता चलता है कि जो क्लाइमेट वेरिएशंस है इनका तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है, बट जो जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस क्या कहते हैं इस इफ़ेक्ट को और ज़्यादा हम कह सकते हैं वर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ राइज इन सी लेवल। तो राइजिंग सी लेवल से क्या नुकसान होगा, इससे जो है जाहिर सी बात है जो कोस्ट पे जो पॉपुलेशंस रहती हैं उनको नुकसान होगा, ठीक है। मेगा सिटीज़ लोकेटेड ऑन द कोस्टल मार्जिन ड्यू टू द रिस्क ऑफ इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब है कि यानी कि फ्लड्स वगैरह, ठीक है, जो आ जाते हैं उनसे जो है वो ख़तरा होता है इन्हें। तो ये एक जाहिर सी बात है, ग्लोबल फिनोमिना है राइज इन सी लेवल, और मेनली ये दो रीजंस की वजह से होता है। एक है ओशन वार्मिंग, कि जब क्या है ओशन हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं एक्सपैंड कर जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज़ होता है। दूसरी बात है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स और आइस शीट्स वगैरह मेल्ट करते हैं तो उसकी वजह से पानी और ज़्यादा ऐड हो जाता है ओशन के अंदर, जिसकी वजह से भी सी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, सी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम देखते हैं किस रेट पे तकरीबन 2 मिलीमीटर पर ईयर जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन द हिस्टोरिकल एवरेज। यानी कि अगर हम पास्ट में देखें कि जो सी लेवल राइज हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो है अब हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा एक और है प्रॉब्लम कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से भी जो है वो सी लेवल इंक्रीज़ होता है, राइज इन सी लेवल होता है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सब्सिडेंस होती है। सब्सिडेंस किसे कहते हैं, सिंकिंग ऑफ लैंड सरफेस, ठीक है। तो जब लैंड सरफेस सिंक करेगा तो उसकी वजह से भी सी लेवल इंक्रीज़ करेगा। तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तियानजिन जो कि एक चाइना की सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है विद 10 मिलियन पीपल, और यहाँ पर भी हम देखते हैं सब्सिडेंस हुई, सरफेस एलिवेशन ड्रॉप सब्सिडेंस की बात हो रही है बिटवीन 1959 एंड 1987 ड्यू टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर सब्सिडेंस हुई, जिसकी वजह से कुछ जो उस शहर के जो पार्ट्स थे वो अब सी लेवल के नीचे हैं, क्योंकि सी लेवल राइज हो गया तो उन्होंने उसकी वजह से वो पार्ट्स जो हैं वो डूब गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है कि विच मेक्स इट हाईली वल्नरेबल टू फ्लडिंग, के वहाँ पर अब जल्द से जल्द जो है वो फ्लड आ सकता है इस सिटी के अंदर। शंघाई ये भी क्या कहते हैं चाइना की सिटी है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सब्सिडेंस रेट 10 मिलीमीटर पर ईयर है, जो कि अगर हम ग्लोबल सी लेवल राइज रेट देखें तो उससे 5 गुना ज़्यादा है ये। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, वहाँ पर ग्राउंड एक्सट्रैक्शन को लिमिटेड किया गया, ठीक है, कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ना हो। और उसके अलावा सिटी इज़ कंसिडरिंग बिल्डिंग का 315 किलोमीटर लॉन्ग डाइक। तो ये जो डाइक है क्या होता है, बैरियर टाइप हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि वो बैरियर वहाँ पर बिल्ड करे जिसकी वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं स्टॉर्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म सर्जेस एंड राइजिंग सी लेवल। स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं, मतलब कि सी लेवल राइज ओनली बिकॉज ऑफ स्टॉर्म को हम स्टॉर्म सर्ज कहेंगे।
तो उससे रोकने के लिए खैर यहाँ पर बैरियर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 75 मिलियन जो हैं चाइनीज़ लोग हैं जो चाइनीज़ कोस्टल प्लेन पे रहते हैं, दे आर डायरेक्टली थ्रेटन्ड बाय द रिलेटिव राइज इन सी लेवल, के सी लेवल की वजह से इनको डायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ डीफॉरेस्टेशन। तो डीफॉरेस्टेशन के भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसका हम एग्जांपल अगर हम देखें तो 1998 में यांगत्ज़ी रिवर वैली में एक क्या कहते हैं फ्लड आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 200 मिलियन पीपल की जो है वो उनको नुकसान पहुंचा था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ पर तो ये लगता है कि मे बी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ होगा जिसकी वजह से फ्लड आ गया, ठीक है। लेकिन पता चला कि इसकी एक वजह डिफॉरेस्टेशन भी थी, ठीक है। तो अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों आया? डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब ट्रीज़ और वेजिटेशन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, असल में जो ट्रीज़ और वेजिटेशन है ना ये स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं, मतलब कि इन्हें क्या करना होता है, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना होता है और रन ऑफ इसकी वजह से कम होता है। तो जब ये जो नेचुरल बफर है ये रिमूव हो जाएगा या जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो हैवी रेन है वो क्या है, वो लैंड पे आएगी तो बहुत ज़्यादा रन ऑफ होगा जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट इकोलॉजी। यहाँ पर हम एक इंसेक्ट की बात करें, माउंटेन पाइन बार्क बीटल। ये जो है ये असल में क्या है, ये नेटिव इंसेक्ट है जो कि वेस्टर्न कनाडा में है, होता है। वहाँ पर क्या है, अच्छा अब ये अगर हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर देखें तो ये इंसेक्ट जो है वो साथ साथ ख़त्म होता रहता है, मतलब कि जो प्रेडेटर्स जैसे कि वुड पिकर होते हैं वो इनको मतलब कि खा लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ फॉरेस्ट फायर्स वगैरह की वजह से, लेकिन क्या है कि अब उनको क्या कहते हैं वहाँ पर क्या कह सकते हैं उसको, फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अ कम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर सेपरेशन एंड कंजेक्टिव रीसेंट वार्म विंटर्स। एक तो ये कि वहाँ पे वार्म विंटर्स है जो कि इनके लिए फेवरेबल है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर सेपरेशन, इसकी वजह से भी इनको फ़ायदा होता है, ठीक है, कि ये बच जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है इनके ये जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, पाइन फॉरेस्ट पे। असल में पाइन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पाइन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि मेच्योर ट्रीज कवरिंग सम 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ प्राइम फॉरेस्ट एन एरिया लार्जर देन हॉलैंड, हॉलैंड से भी बड़ा एरिया, उसको जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं, विच इज़ हम कह रहे हैं कि विच इज़ डाइंग रैपिडली, कि वो तेज़ी से जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब ये जो इन्फेस्टेशन है यानी कि जो इनकी ग्रोथ हो रही है इतनी तेज़ी से, इसके दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लॉस हो रहा है ना, जब ट्रीज जाहिर सी बात है ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से डायरेक्ट लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। दूसरा ये कि इसकी वजह से क्या होगा कि जब वो ट्रीज सारे सूख जाएंगे तो अब वो क्या हैं, वो ज़्यादा फ्लेमेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से लार्ज फॉरेस्ट फायर हो सकती हैं। तो दो इसके थ्रेड्स हैं। तो द रिस्क ऑफ अ लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वर्सन विद कंटिन्यूड वार्मिंग, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर का जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पहले से हमें थ्रेट थी वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। अच्छा, अभी सारे से हमें पता क्या चलता है, कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, अब्रप्ट नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस हैव बीन अ कॉमन अकरेंस थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, के क्या कहते हैं पास्ट में भी जो अब्रप्ट क्लाइमेट चेंजेस है वो होती रही हैं और हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करें कि ये दोबारा से हो सकती हैं, ठीक है, होंगी। उसके अलावा जो ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज है ये क्या कहते हैं, ये क्लाइमेट सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर उसको मतलब और ज़्यादा क्या कहते हैं नुकसान पहुंचा रहा है, सिंपल वही वाली बात के क्या कहते हैं और ज़्यादा मसले को बढ़ा रहा है, ठीक है, वर्स कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये जो अब्रप्ट क्लाइमेट चेंजेस हैं इनका असर किस पे होता है, ज़्यादातर ये हाईली जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस होती हैं और इकोसिस्टम्स होते हैं उन पे ही इनका असर होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है एंड इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट सोसाइटल डिस्ट्रेस। तो इससे अब हमें पता क्या चलता है कि अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे इकदाम करने हैं
कि टू लिमिट ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के सबसे पहले तो हम ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज को तो खुद रोक सकते हैं, नेचुरली चीज़ों को नहीं रोका जा सकता, बट ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी जो है वो नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और ताकि जो है वो जो एब्रप्ट क्लाइमेट इवेंट हैं, जो अचानक से जो इस तरह के क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं, इनके नुकसान को रोका जा सके, इसके रिस्क को रोका जा सके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ हुई हुई है, बुक में भी ऐसे लिखा था, पॉलिटिकल फिडलिंग वाइल्ड रोम बर्ड्स। इसका मतलब अगर हम सिंपल देखें तो इसका मतलब है डिलेइंग एक्शन, यानी कि अब हमने ऐसा नहीं करना कि क्या कहते हैं, जिस एक्शन की हमें बहुत अर्जेंट नीड है तो उसको जो है हमने डिले नहीं करना, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑप्शन इन द फेस ऑफ दिस ग्रोइंग थ्रेट, कि जब हम देख रहे हैं कि ख़तरा बढ़ता जा रहा है तो उस टाइम पे हमने एक्शन को जो है वो डिले नहीं करना, जल्दी से हमने कोई एक्शन लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।